हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके संजू। आज है लेक्चर नंबर 5 जो कि पढ़ा रहे हैं जैव प्रक्रम, जो कि क्लास 10th का है। तो हमने आहार नाल के बारे में समझ रहे थे। आहार नाल में हमने मुख गुहा में दांत, जीभ और लार ग्रंथि के बारे में देख लिया था, और ग्रसनी में देख लिए थे कि हमें ग्रसनी में 2 छिद्र होता है, एक गलेट यानी निगल द्वार और एक कंठ द्वार यानी ग्लोटिस, और दोनों के बीच में एक पतली सी पट्टी जैसी संरचना होती है जिसको क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस। तो आज हम देखेंगे ग्रास नली। ग्रास नली अगला जो है हमारा आहार नाल का अंग है ग्रास नली। ग्रास नली देखो, ग्रास नली ग्रसनी से होते हुए आगे चल के एक नली जो खुलेगी जिससे होके भोजन गुजरेगा उसको बोलेंगे ग्रास नली। जितना भी भोजन लार के द्वारा सना हुआ है ये ग्रास नली ये होते हुए ग्रास नली की दीवार होते हुए अमाशय की ओर जाएगा। और इस ग्रास नली में जो है ये ग्रास नली है, और ग्रास नली में जितने भी हमने भोजन ग्रहण किए, भोजन में लार मिक्स हुआ और ये आगे की ओर बढ़ते जाएगा, और इसमें ग्रास नली में अनेक तरंग देखने को मिलेंगे। ये तरंग कभी सिकुड़ेगा, कभी फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा। तो सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया कहते हैं क्रमानुकुंचन। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको पेरिस्टाइलिसिस बोलते हैं, क्रमानुकुंचन। क्रमाकुंचन क्रमाकुंचन यानी पेरिस्टाइलिसिस। ये पेरिस्टाइलिसिस आपको देखने को मिलेगा। इसमें जितना भी कोई भी चीज का पाचन नहीं होता, ये सिर्फ एक जगह से, ये स्टोमक में आके खुलता है यानी कि अमाशय में आके खुलता है, यानी कि ग्रास नली में जो है पाचन की क्रिया नहीं होती है। पाचन की क्रिया नहीं होती है किसमें? ग्रास नली में। और ये क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? ग्रास नली में। लेकिन इसकी ग्रास नली जो है ये कभी सिकुड़ेगा और कभी फैलेगा। तो ग्रास नली के सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। इसके बाद आता है हमारा अगला आमाश। आमाश स्टोमक। आमाश जो है इस ग्रास नली से जुड़ा रहता है इस प्रकार से। ये हमारा हो गया आमाशय। आमाश जो है एक चौड़ी थैली जैसी संरचना दिख रही है, और ये बाईं ओर होती है। कहाँ होती है आमाश? किस ओर होगा? ये बाईं ओर होगा। अगर हम आमाश की बात करते हैं तो आमाश जो 3 भागों में बटा रहता है। पहला ऊपर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं कार्डियक भाग। कौन सा भाग? कार्डियक भाग। यह है कार्डियक भाग। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट जो दिख रहा है ये पाइलोरिक है। ये पाइलोरिक है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक भाग। और ये जो बीच वाला भाग है, बीच वाला को फुंडिक बोलते हैं। फुंडिक। इस प्रकार से हमारा आमाश जो है 3 भागों में बटाता है। पहला कार्डियक, पाइलोरिक और बीच वाला फंडिक। ये फुंडिक। और आमाश में जो है अनेक स्तंभाकार आपको इपिथेलियम देखने को मिलेगा, कॉलमनार एपिथेलियम देखने को मिलेगा। ये जो है इसमें कॉलमनार एपिथेलियम देखने को मिलेगा एवं अनेक कोशिकाएं देखने को मिलेगा। यहाँ पे धसी हुई संरचना देखने को मिलेगा। कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? हम आमाश में पाई जाने वाली 3 प्रकार की कोशिका होती है। तो आमाश में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसमें कि पहला है हमारा, पहला है म्यूकस कोशिका। म्यूकस कोशिका। देखो म्यूकस कोशिका जो है
ये म्यूकस को रिलीज करता है, मतलब इसके द्वारा जो है इसका निष्कासन होगा म्यूकस का, और म्यूकस क्या करता है, हमारे आमाशय में जितने भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है एवं अन्य एंजाइम है उसके प्रभाव को कम करता है, इनके हम अब पेट में अल्सर होने नहीं देता है। दूसरा कोशिका है ऑक्सिंटिक या अम्लजन कोशिका। ये है अम्लजन कोशिका। इसका एक अन्य नाम भी है पेराइटल कोशिका, यह भित्तीय कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। इसी के माध्यम से जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये स्रावित करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसी कोशिका से निकलता है। HCl जो है, HCl जो इसी कोशिका से निकलेगा, अम्लजल की कोशिकाओं से। तीसरा कोशिका है जाइमोजिन, जाइमोजिन कोशिका। तो म्यूकस कोशिका, अम्लजन कोशिका और जाइमोजिन कोशिका, ये सभी जो है, ये सभी कोशिकाएं जो है हमारे आमाशय में देखने को मिलते हैं। आमाशय में ये धसी हुई संरचना में देखने को मिलेगा ये सभी कोशिकाएं। और बात करें इन सभी कोशिकाओं से म्यूकस निकलता है, म्यूकस निकलता है, HCl निकलता है, और पेप्सिनोजेन नाम का एक एंजाइम भी निकलता है जो कि निष्क्रिय पेप्सोजीन पाया जाता है। निष्क्रिय पेप्सोजीन, निष्क्रिय पेप्सोजीन को ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये पेप्सिन में बदल देता है। जो भी निष्क्रिय पेप्सोजीन है, यानी कि यहाँ पे पेप्सिनोजेन ये निष्क्रिय है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या करता है, वो पेप्सिन में बदल देता है। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है जितने भी प्रोटीन है, ये पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जितने भी प्रोटीन के साथ क्रिया करके, प्रोटीन के साथ क्रिया करता है, और प्रोटीन के साथ क्रिया करके उसे किस में बदल देता है, पेप्टोन में। ये पेप्टोन में बदल रहा है, कौन, पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल रहा है, और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को HCl जो है वो पेप्सिन में बदल रहा है, पेप्सिन में बदल दे रहा है। तो और मांस में जो है अनेक प्रकार का जो है एंजाइम पाया जाता है, अनेक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इसमें HCl है, HCl का काम है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलना, एवं कुछ ये बैक्टीरिया जितने भी हमारे मुख के माध्यम से बैक्टीरिया आते हैं, तो ये बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है, जितने भी सूक्ष्म जीव है उन्हें समाप्त कर देता है। अगर हम अमाश की बात करें तो अमाश में प्रोटीन के साथ साथ, अमाश में प्रोटीन के साथ साथ वसा का भी पाचन होता है। अमाश में प्रोटीन के साथ साथ वसा का भी पाचन होता है। वसा के पाचन के लिए एक लाइपेज नाम का एंजाइम स्रावित होता है। ये लाइपेज जो है, लाइपेज नाम का एंजाइम ये वसा पे कार्य करता है, और वसा पे कार्य करके ये वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये वसा अम्ल और किस में बदल देता है, ग्लिसरॉल में। ये ग्लिसरॉल में बदल देगा। तो इस प्रकार से अमाशय में प्रोटीन का भी पाचन होता है और वसा का भी पाचन होता है। प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन नाम का एंजाइम जो है उसको प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। वसा लाइपेज नाम का एंजाइम जो है वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में पूरा कंप्लीटली बदल देता है। इसके बाद हमारा अगला अंग है, अमाशय हो गया। उसके बाद हमारा अगला अंग है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम छोटी आंत की बात करें तो ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये आहार नाल का जो है सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग है। अगर इसकी लंबाई की हम बात करते हैं तो ये 6 मीटर लंबा होता है, और ये 6 मीटर लंबा होता है। चौड़ाई की बात करें 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत जो है पूरे आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, और इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं।
छोटी आंत का 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला हमारा है डियोडिनम, इसको कि ग्रहणी बोलते हैं, ग्रहणी, डियोडिनम ये ग्रहणी है। सेकंड नंबर जेजुनम, सेकंड नंबर जेजुनम। इसके बाद थर्ड नंबर आता है इलियम। पहला हो गया ग्रहणी, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, ये जो है छोटी आंत के भाग है। छोटी आंत को हम 3 भागों में बांटते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी की बात करते हैं तो ग्रहणी जो है ये सी शेप स्ट्रक्चर का देखने को मिलेगा। सी शेप स्ट्रक्चर, ये जो अमांस है, अमांस ये आगे चल के ऐसे सी शेप स्ट्रक्चर बनाता है। यही हमारा ग्रहणी जो अमांस के पाइलोरिक वाले भाग से खुलता है। ये जो है सी शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये पहला पार्ट जो है ये ग्रहणी है, जो कि अमांस के पाइलोरिक भाग से होके गुजरता है। और इनमें जो है ये जो ये नली है, ये नली है हमारा डियोडिनम, ये हमारा सी शेप जो है डियोडिनम है ग्रहणी। इसमें जो है हमारा अग्नाशय की यहाँ पे नली आके जुटती है, यहाँ अग्नाशय की वाहिनी आके जुटती है। और एक जो है पीत की थैली, जो पीत की थैली से होते हुए एक नली आती है, वो भी इसी नली में आके जुटती है। यानी कि पीत भी आता है हमारा डियोडिनम में, और अग्नाशय द्वारा जो रस निकलेगा वो हमारा इस डियोडिनम में यानी कि छोटी आंत में आएगा। अगर हम दूसरे भाग की बात करें, दूसरी भाग की बात करें तो दूसरा भाग है जेजुनम। जेजुनम जो है मध्य भाग होता है और ये बहुत ही छोटा होता है। जेजुनम जो है, जेजुनम जेजुनम जो है वो छोटी आंत का जो है, छोटी आंत का मध्य भाग है, मध्य भाग है और ये छोटा होता है। छोटी आंत का मध्य भाग है और ये छोटा होता है। थर्ड होता है इलियम। इलियम, इलियम जो है ये इलियम जो है काफी बड़ा होता है और इसमें जो है, इसमें भोजन का संपूर्ण पाचन होता है इलियम में ही। इलियम जितना भी भोजन होगा, भोजन का संपूर्ण पाचन जो होगा आपको इलियम में देखने को मिलेगा। यानी कि भोजन का जो है संपूर्ण पाचन, भोजन का संपूर्ण पाचन जो है इसी में देखने को मिलता है। इलियम में भोजन का संपूर्ण पाचन होगा। ये हो गया। इस प्रकार से छोटी आंत का 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम हमने देख लिया। ग्रहणी जो है सी शेप स्ट्रक्चर का होता है और इसमें जो है सी शेप स्ट्रक्चर में अग्नाशय की नली आके जुटेगा, पीत की नली आके जुटेगा, मध्य भाग वो छोटा होता है। और इलियम जो है, इलियम सबसे बड़ा भाग है और ज्यादा कुंडलित भी रहता है और इसके माध्यम से जो है संपूर्ण पाचन होता है। इसके माध्यम से इलियम में जो जितना भी टोटल जितना भी पाचन है, टोटल जो है वो छोटी आंत में पाचन होगा। और छोटी आंत में जो है, देखो ये छोटी आंत का पार्ट है, ये देखो ये छोटी आंत डियोडिनम है, डियोडिनम ग्रहणी है। यहाँ पे पीत भी आएगा क्योंकि पीत वाहिनी है। अग्नाशय है, ये अग्नाशय है, अग्नाशय का भी रस आएगा, इसमें पीत का भी आएगा, यहाँ पे पीत रस प्रेजेंट होगा। और इससे और आंत की खुद यानी कि छोटी आंत से भी कुछ रस निकलेगा जिसको बोलेंगे आंत रस। यानी कि ये सभी क्रिया जो है, ये सभी चीज जो है आपको किसमें, छोटी आंत में निकल रहा है। क्या क्या निकल रहा है छोटी आंत में? पीत निकल रहा है जो कि पित्ताशय से आएगा, पीत, ठीक है, पीत पित्ताशय से आएगा। उसके बाद अग्नाशय, ये अग्नाशय वाला पार्ट है, अग्नाशय से भी जो रस निकलेगा उसको अग्नाशयी रस बोलेंगे। अग्नाशयी अग्नाशयी रस होगा, अग्नाशयी रस होगा। और जो आंत के द्वारा जो स्रावित होगा, आंत के द्वारा, उसको बोलेंगे आंत रस, आंत रस, आंत रस। ये सभी जो है ये छोटी आंत में ही स्रावित होगा। अब जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। इसका वजन की बात करें तो वो 1.5 kg के लगभग होता है। तो यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है हमारे शरीर की यकृत है। अगर हम यकृत की बात करें तो यकृत से होके, यकृत में जो है पीत का निर्माण होता है, यकृत में पीत का निर्माण होता है। और ये पीत जो है
आगे की ओर एक जगह में संचित रहता है, इसको बोलते हैं पिताश। ये पिताशय में ये पित्त जो है, देखो यकृत से पित्त निकलेगा और वो पिताशय में जाके संचित हो जाएगा। क्या चीज संचित होगा? पित्त संचित होगा। जितना भी पित्त निकलेगा वो पित्त जो होगा पिताशय में जाकर संचित हो जाएगा, और पित्त जो है पिताशय में जाकर संचित होगा, और जब हम भोजन करेंगे इसके द्वारा ये निकलती रहेगा। अगर हम पित्त की बात करें तो पित्त जो है एक बहुत ही गाढ़ा और हरा कलर का, ये क्या है? गाढ़ा एवं ये हरा कलर का द्रव होता है, हरा रंग का एक द्रव होता है, और जो कि क्षारीय होता है। ये कैसा होगा? क्षारीय। ये क्षारीय द्रव होता है। देखो यकृत से पित्त निकलता है, पित्त जो है पिताशय में आके जमा हो जाता है, संचित हो जाता है। पित्त जो है गाढ़ा और हरा रंग का होता है, जो कि क्षारीय द्रव होता है। और यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर हम पित्त की कार्य की बात करें तो पित्त क्या क्या कार्य करता है? पित्त का कार्य क्या है? पित्त कार्य करता क्या क्या है? तो पहले बात, हमने जो भोजन किया था अमाशय में, जो भोजन का लई बन गया उसको कायम बोलते हैं। अब वो कायम जो अम्लीय माध्यम में हुआ, अब वो अम्लीय हो गया। अब ये ड्यूडेनम के साथ आते हुए ये भोजन को कैसा बना देगा? क्षारीय बना देगा। भोजन को ये भोजन को क्षारीय बना, यानी कि पित्त जो है भोजन को क्या बना देगा? क्षारीय। जब क्षारीय बना देगा तो इसके ऊपर जितने भी एंजाइम निकलेंगे, चाहे वो आए पित्त से आए या अग्नाशय से रस से आए या आंतरस से, वो इस पे कार्य कर सकेगा। ठीक है। और ये क्या करता है, इसका एक और कार्य, पहले तो ये भोजन को क्षारीय बना देगा ताकि उस पर कोई भी एंजाइम कार्य कर सके। और पित्त जो है ये वसा के विखंडन में मदद करता है। पित्त क्या करता है? ये वसा के विखंडन या पायसीकरण में पायसीकरण में मदद करेगा। देखो यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन 1 से 1.5 kg होता है। यकृत से पित्त स्रावित होता है, वो पिताशय में जाके संचित हो जाता है। पित्त जो है गाढ़ा एवं हरा रंग का होता है और वो क्षारीय द्रव है। इसका कार्य क्या है कि जितने भी भोजन आएंगे, अगर वो डियोडेनम से होते हुए भोजन जो है डियोडेनम से होते जाएगा तो वहां से हम अम्लीय माध्यम में पाचन हुआ, और जो वो भोजन को क्षारीय बना देगा। क्षारीय बनाने के बाद उस पर जितने भी एंजाइम होंगे उस पर कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। और ये दूसरा कार्य है इसका क्या कि वसा को विखंडन करेगा और उसका पायसीकरण करेगा। वसा का विखंडन भी करेगा और पायसीकरण करेगा। ये हमारा पित्त का कार्य हो गया। पित्त क्या हो गया? गाढ़ा हरा रंग का और क्षारीय द्रव होता है, जो कि भोजन को क्षारीय अम्लीय से क्षारीय बनाता है और वसा के विखंडन और पायसीकरण में मदद करता है। यकृत हो गया। अब जो है अगला अंग आता है अग्नाशय। अग्नाशय देखो ये हमारा हो गया ग्रहणी, और ग्रहणी के बीचों बीच ये हो गया अग्नाशय। ये है अग्नाशय। मतलब यहाँ पे अमाशय होगा, यानी कि ये अमास के ठीक नीचे और यहाँ से छोटी आंत के पहला जो है ग्रहणी डियोडिनम, उसके साथ जुड़ी हुई संरचना होती है जो कि क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय जो है अग्नाशय से अनेक प्रकार का रस निकलता है, जिसको अग्नाशयी रस बोलते हैं। इससे निकलेगा, ये अग्नाशय से निकलेगा अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस। इस अग्नाशयी रस में क्या क्या होगा? इस अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन होगा, इमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस पाया जाएगा। इस अग्नाशयी रस में हमारा क्या क्या हो जाएगा? पहला होगा एमाइलेज होगा, दूसरा होगा लाइपेज, और तीसरा होगा ये सभी एंजाइम है, ये जो लिख रहे हैं ये सभी एंजाइम है। न्यूक्लियेज या न्यूक्लियस। देखो एमाइलेज क्या करता है? ये अग्नाशय रस है, ये अग्नाशय जो है अमाशय के ठीक नीचे और छोटी आंत के पहला भाग जो है डियोडिनम से जुड़ी हुई संरचना होती है, इसको अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है,
अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें कि एंजाइम होता है एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। एमाइलेज क्या करता है, जितने भी स्टार्च है, एमाइलेज क्या करता है, जितने भी स्टार्च है ये स्टार्च पे कार्य करता है और स्टार्च पे कार्य करके ये क्या बना देता है, उसको माल्टोज में, इसको क्या बना देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। क्या बना देता है, माल्टोज में। तो मतलब एमाइलेज जो है स्टार्च को क्या बनाता है, माल्टोज में बना देता है। लाइपेज की बात करें तो लाइपेज जो कार्य करता है ये वसा पे कार्य करता है, ये जो है वसा पे कार्य करता है। वसा पे कार्य करके जितने भी वसा है उस वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। किस में बदलता है, वसा अम्ल ग्लिसरॉल में, वसा अम्ल ग्लिसरॉल। और न्यूक्लियस की बात करें तो ये न्यूक्लिक एसिड पे काम करता है। न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, यानी कि ये किस पे काम करेगा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। तो ये किस में तोड़ देगा, न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड्स 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 में तोड़ देगा। मतलब देखो, अग्नाश अग्नाशय रस निकलेगा जिसमें अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस निकलेगा। और अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को वो माल्टोज में बदल देगा। लाइपेज जो वसा पे कार्य करेगा, वसा पे कार्य करके वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देगा। न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक अम्ल पे कार्य करके किस में बदल देगा, उसको न्यूक्लियोटाइड में। मतलब जितने हमारा आरएनए है, डीएनए है, ये सब को क्या करेगा, तोड़ देगा। यानी जिस पदार्थ से बना हुआ है ये न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, ये इसको क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देगा, न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देगा। अब अगला अंग है बड़ी आंत। बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। देखो बड़ी आंत की अगर बात करें तो बड़ी आंत जो है आगे चल के छोटी आंत से जो है वो बड़ी आंत में खुलती है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत को हम दो भागों में बांटते हैं। बड़ी आंत को अगर समझना है तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक ऐसा भाग है जो कॉलन है, जिसको कॉलन बोलते हैं, मतलब नली जैसा संरचना होगा को कॉलन बोलते हैं। और दूसरा जो है रेक्टम या मलास। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉलन है, ठीक है, ये बीच में छोटी आंत है और ये है मलास। ये हो गया गुदा या मलद्वार एनस। देखो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक कॉलन और एक मलास। मलास ये हो गया और ये पूरा पार्ट जो है कॉलन का हो गया। यहाँ जो है, यहाँ पे ये छोटी आंत तो जुटता है, जहाँ पे ये जुटता है, जहाँ पे बड़ी आंत और छोटी आंत जुटता है उस वाले सिरे को कहा जाता है सीकम। उसके क्या कहते हैं, सीकम। यानी कि बड़ी आंत एवं छोटी आंत जहाँ पर जुड़ता है उस जोड़ को क्या बोलते हैं, उस जोड़ को बोलते हैं क्या, सीकम। सीकम सीकम और सीकम से एक जो अंगुलीनुमा संरचना निकलता है, सीकम से एक अंगुलीनुमा संरचना निकलता है, उसे कहते हैं अपेंडिक्स। ये जो है अपेंडिक्स अवशेषीय अंग है। देखो पहले इसका कार्य होता था लेकिन अब जो है अवशेषीय अंग है, यानी कि इसका भी कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, अवशेषीय अंग का कोई कार्य नहीं होता है। ये हो गया अपेंडिक्स, अपेंडिक्स अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स हो गया। अब देखो कॉलन को भी हम तीन भागों में बांटते हैं, कॉलन को भी तीन भागों में बांटते हैं। एक ऐसा कॉलन, देखो ये असेंडिंग कॉलन, ये ट्रांसवर्स कॉलन और ये डिसेंडिंग कॉलन। हम इसको तीन भागों में बांटते हैं, कॉलन को भी तीन भागों में बांटते हैं। पहला है असेंडिंग कॉलन, ये हो गया असेंडिंग कॉलन, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसवर्स कॉलन,
वर्स कॉलन, ये हो गया ट्रांसवर्स कॉलन, उसके बाद ये हो गया डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन, तो हमने देखा बड़ी आंत, बड़ी आंत को भी दो भागों में बांटते हैं, एक कॉलन वाला एक मलास। कॉलन को तीन भागों में बांटते हैं, एक असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। और ये मलास है, ये भी बड़ी आंत का भाग है। मलास में जो है जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होंगे, जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होंगे वो मलास में आके जमा हो जाएगा, मलास में आके जमा होगा। यानी कि भोजन जो है छोटी आंत से बाहर निकलेगा, छोटी आंत में भोजन को बोलते हैं, छोटी आंत में भोजन को क्या बोलते हैं, छोटी आंत में भोजन को चाइल बोलते हैं, चाइल। भोजन को क्या बोलते हैं, चाइल। पहले काइल बोल रहे थे हमारे में, छोटी आंत में चाइल। अब जो है चाइल में संपूर्ण पाचन हो जाने के बाद वहां से तो उनका अवशोषण हो जाएगा, अवशोषण होने के बाद वो सभी रक्त वाहिनी में चले जाएंगे, रक्त के साथ मिलकर विभिन्न अंगों में चले जाएंगे। उसके बाद जितने भी पदार्थ होंगे वो बड़ी आंत में आएगा, बड़ी आंत में जो है जल का अवशोषण होगा तथा जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होंगे वो मलास में आके जमा हो जाएगा, और मलास के माध्यम से मल द्वार के माध्यम से वो समय समय पर जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होंगे और पचा भोजन होगा वो बाहर निकालते हुए चल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।